स्टोरी जैम में आपका स्वागत है। यहाँ आप सुनेंगे कहानियाँ, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ जानी, कुछ अनजानी। स्टोरी जैम की कहानियाँ यूट्यूब, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं। अगर आपको कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो स्टोरी जैम को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जब भी मैं नई कहानी पोस्ट करूं आपको खबर मिल जाए। कहते हैं बच्चे झूठ नहीं बोलते, लेकिन उनके बोले सच बड़ों की दुनिया पर से झूठ के पर्दे जरूर उठा देते हैं और साफ दिख जाती है दोगली कठोर दुनिया। आज की कहानी एक बच्चे की जुबानी, प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार डॉक्टर सूर्यबाला की लिखी कहानी फरिश्ते। बाबू साहब देवता समान आदमी हैं भैया जी, मेरी माँ बताती है और माँ को बड़ी बीबी जी ने बताया है। मैं तो सिर्फ कुन्नू बाबू के साथ खेलने के लिए रखा गया हूं। फार्म के बीचों बीच कोठी है और आसपास सिवा सई संतरी के कोई है नहीं। सो बड़ी बीबी जी ने माँ से कह दिया, मटरुआ को भी ले आया कर यहां, कुन्नू बाबू के साथ खाली समय में खेला करे, खुराकी भी दूंगी, 10-5 रुपए भी। मां कहती है, और देवता समान आदमी किसे कहते हैं बोल। इसलिए मुझे हमेशा समझाती है कि कुन्नू बाबू के साथ कायदे से खेला कर, जो कहें वही खेला कर, जैसे कहें वैसे ही खेला कर, नानू बिल्कुल नहीं। आखिर वो बच्चे ठहरे, तुझसे कुल 3-4 साल ही तो बड़े हैं। वो तो भगवान का दिया फल फूल घी दूध पर पाला पोसा शरीर है, सो हट्टे कट्टे होंगे ही। और मैं उनसे बड़ा होने पर भी उनके सामने पिद्दी तो लगूंगा ही। अब कहीं उन्होंने कहा, मटरुआ चल कबड्डी खेल, तो मुझे कबड्डी ही खेलना चाहिए। नहीं तो कहीं मैंने ना की और वो जिद में बिगड़ गए तो बस। बच्चे ही ठहरे ना, कहीं हाथ को हाथ लगा दें या फिर बूट ही निकाल कर दौड़ा दे तब तो भी मैं रोता नहीं, हंसता रह जाता हूं खिसिया कर। इससे बीबी जी खुश रहती हैं, माँ भी कहती हैं, बस ऐसे ही रहा कर तो तेरी मेरी दोनों की जिंदगी का बेड़ा पार लग जाएगा। पहले छोटा था ना तो कभी कभी भूल जाता था अपनी औकात। खेलते समय कुन्नू बाबू को हमेशा जिताने की याद ही नहीं रहती थी। एक बार हम दोनों बच्चे खेल रहे थे, कुन्नू बाबू जबरन मेरे सारे कंचे जीतते जा रहे थे। मुझ में इतनी अकल कहां, अपने कंचे वापस मांगने लगा कि कुन्नू बाबू बेईमानी मत करो, मेरे जीते हुए कंचे वापस दे दो। कुन्नू बाबू भला क्यों देते, आप ही सोचें। लेकिन मैं अपने कंचों के लिए रोने लगा, रोते रोते कंचे छीनने की भी कोशिश करने लगा। अब कुन्नू बाबू को गुस्सा ना आता तो क्या आता, एकदम हुजूर साहब की तरह गाली बक खींचकर 3-4 कंचे उन्होंने मेरे मुंह पे दे मारे। मैं दर्द से चीख कर बिलबिला उठा था और जैसे चरखी पर चक्कर आता है ना भैया, वैसे ही छटपटाकर बेहोश हो गया। कुन्नू बाबू रोते चीखते और पैर पटकते हुए कोठी में भागे। बीबी जी बिफरती हुई बाहर आई थी, लेकिन मुझे सुन्न पड़ा देखकर सकपका गई थी। कुछ नहीं बोली। नहीं तो भैया जी, गलती तो मेरी ही थी। चाहती तो बीबी जी भी मेरी जमकर धुनाई कर सकती थी, लेकिन उन्होंने की नहीं। कर देती तो मैं या माँ ही उनका क्या कर लेती। बाबू साहब करते तो हैं कभी कभी नौकरों की धुनाई, कोड़ा चाबुक छड़ी जो भी हाथ में आसपास रहता है उठाकर ऐसा धुनते हैं कि सोचकर भी रोएं कांप जाएं। इसीलिए तो माई मुझे हमेशा फुसफुसाकर समझाती है, कुन्नू बाबू को कभी कबड्डी में पकड़कर चोर मत करना, कुन्नू बाबू से कंचे मत जीतना, कुन्नू बाबू से लूडो इस तरह खेला कर कि उनकी गोटी सीढ़ी चढ़ती चली जाए ऊपर तक और तेरी गोटी को सांप निगलता ही चला जाए। तो मैं खूब चालाकी और समझदारी से खेलता हूं। लूडो में अगर 2 खानों के बाद सांप का मुंह पड़ता है और मेरा 4 का नंबर आ जाता है तो मैं जल्दी से डाइस का नंबर 2 कर देता हूं। बस मेरी गोटी को सांप खा जाता है। और इस बार तो हजूर साहब बाहर से लौटे तो कुन्नू बाबू के लिए बहुत बढ़िया लाल रंग की गेंद और विकेट बल्ला ले आए। कुन्नू बाबू मुझे बुलाकर चिल्लाए, ए मटरुआ चल क्रिकेट खेलेंगे।
मैं चट विकेट गुल्ली बल्ला संभाले पीछे पीछे हो लिया। जहां उन्होंने कहा सब फिट कर दिया। कुन्नू बाबू को सिर्फ बल्ला मारने का ही शौक है, इसीलिए तो मैं गेंद ही फेंकता हूं हमेशा। पर गेंद फेंकना आसान काम नहीं भैया जी। हमेशा संभाल कर चौकस होकर फेंकना पड़ता है कि कुन्नू बाबू के हाथ पैर या माथे पर न लग जाए। बहुत तेजी से ना मार दूं, ज्यादा धीरे से भी नहीं, बस ऐसी कि गेंद जाकर कुन्नू बाबू के बल्ले से आप टकराए, और ऐसे टकराए कि कुन्नू बाबू हुमक कर बल्ला मारे तो दूर निकल जाए। जब दूर निकल जाती है तो कुन्नू बाबू खुश होकर चिल्लाते हैं, मटरुआ देख छक्का लगाया है। कुन्नू बाबू का खेल देखकर बीबी जी खुश होती हैं और मेरा खेल देखकर माँ। लेकिन सच सच कहूं भैया जी, तो मेरा मन करता है कि एक बार, सिर्फ एक बार वो लाल गेंद हाथों की मुट्ठी में कसकर पूरी ताकत से फेंक कर देखता। मेरी गेंद आखिर कहां तक जा सकती है, सिर्फ ये जानने के लिए कि मेरे हाथों में आखिर कितना दम है, मुझे पता तो चले। लेकिन माँ ये सब सुनते ही हदस जाती है। नहीं, तू अपना दम कभी नहीं आजमाना मटरुआ, कभी नहीं। तेरा काम खेलना नहीं, सिर्फ खिलाना है कुन्नू बाबू को। तुझे खिलाने की ही तो खुराकी मिलती है। सो तो है ही। बीबी जी माँ से कहती हैं, कुल्लू को तो हम लोग हजारों रुपए महीने के स्कूल में भेज सकते थे। लेकिन मैं बाबू साहब के सामने रोने गिड़गिड़ाने लगी। आखिर एक ही तो है, ले दे के अपने ही पास रखेंगे, यहीं रखकर खेल कूद पढ़ाई लिखाई सब में आगे निकाल देंगे, चाहे पैसा पानी की तरह ही क्यों ना बहाना पड़े। माँ फौरन निहाल होकर दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा कुन्नू बाबू, बाबू साहब, बीबी जी और कोठी की सलामती की दुआ मांगने लगती है। कोठी नहीं देखी आपने भैया जी? माँ कहती है सुरग है सुरग। कोठे पर कोठे, गच्चे पर गच्चे, जाने कितनी छतें दुछत्तियां, ठंडी गरम मशीनें। अभी ही बीबी जी के बहन बहनोई और कई मेहमान लोग आएंगे, उन्हीं कमरों में ठहरेंगे। तमाम ताम झाम, बर्फ, लस्सी, मिठाई, फलों की टोकरियां। सांझ को सब हंसते बोलते छत पर बैठेंगे। बाबू साहब जब ज्यादा खुश हो जाएंगे तो कहेंगे, मटरुआ चल जरा अपना बिरहा या कजरी सुना तो। मैं जरा भी हिचका, सकुचाया या देर हुई तो बाबू साहब गरज उठते हैं, अबे चल सुअर, इतना मनौना काहे को करा रहा है? दूंगा एक हाथ खींचकर तो घिग्गी बन जाएगी, अहमक कहीं का। बस मैं डर के मारे जल्दी से कभी कान पर हाथ रखकर आल्हा बिरहा गाने लगता हूं, तो कभी कमर पर हाथ रखकर अहिरऊ नाच नाचने लगता हूं। सब लोग हंस हंस कर बेहाल हो जाते हैं। कोई कोई खुश होकर 25-50 रुपए भी हाथ पर धर देते हैं। उन्हें हंसते देख खिसियाहट सी होती है, लेकिन पास बैठी माँ को आंचल मुंह पे रखे धीमे धीमे खुश होते देखकर अच्छा लगता है। और फिर हंसते तो भैया जी लोग मेरी सूरत, शक्ल, लिबास, बोलचाल सभी पर हैं, क्योंकि मैं हमेशा कुन्नू बाबू के उतरे पुराने कपड़े पहनकर रहता हूं, जो मेरे बदन पर चारों तरफ झूलते रहते हैं। नाम भी मटरुआ। पहले कोठी पर आए बच्चे हंसते चढ़ाते थे तो रोता खिसियाता भागकर अपने टटरे में घुसकर बैठ जाता था। पर कहा ना, अब मैं बच्चा नहीं रहा। माँ से बहुत तरह की बातें सुनकर होशियार हो गया हूं। माँ बताती है, कोठी के उसी ऊपर वाले ठंडे कमरे में तो कत्ल हुआ था, अभी नहीं बहुत दिन पहले, जिसके जुर्म में मेरा बाप पकड़ा गया था। किया नहीं था भैया जी मेरे बाप ने वो कत्ल। माँ बताती है गंगा जली उठाकर कि सब जानते हैं, बाबू साहब भी। बाप तो मेरा मड़ैया में सोता था, पर बाबू साहब ने आधी रात उठवाकर बुलवाया, समझाया कि पुलिस दरोगा को खबर लग गई है, चुपचाप जुर्म कबूल कर चला जा। मेरी इज्जत का सवाल है ना, फिक्र ना करना बिल्कुल, 10-15 दिनों के अंदर ही रिहा करवा लूंगा। माँ तो बताती है वो रोई गिड़गिड़ाई थी, पर मेरा बाप हुमक कर बोला था, अरे इतने दिन बाबू साहब का नमक खाया है, आज उनकी इज्जत का सवाल है, कैसे मुकर जाऊं, वो भी सिर्फ हफ्ते 15 दिन के लिए। इतने बड़े आदमी होकर मेरे सामने इज्जत की भीख मांग रहा है, ना कैसे कर दूं। सो पुलिस दरोगा के सामने बिना कुछ बोले कहे चुपचाप सिर झुकाए
मेरा बाप हथकड़ी पहने उनकी गाड़ी में बैठ गया था। बाबू साहब ने खुश होकर मेरे बाप की पीठ थपथपाई थी कि फिक्र मत करना बीवी बच्चों की, तुम पर मेरा विश्वास है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने का काम सौंप रहा हूं। बाकी सब तो घर के भेद दिए हैं, बस महीना 15 दिन की बात है। मेरा बाप गदगद हो गया था। बाबू साहब का प्रेम भाव देखकर और बड़ी शान से गाड़ी में बैठ गया था। बस तब से आज तक किसी ने मेरे बाप को नहीं देखा। लेकिन बाबू साहब बेचारे भी क्या करें, उन्हें कोई एक दो काम रहते हैं। दिन रात जब देखो ऊपर वाले कमरों में एक से एक बड़े हाकिम हुक्काम आए ही रहते हैं। वो क्या कहते हैं, मीटिंग चलती रहती है। और उन दिनों तो क्या रात क्या दिन, वैसी गहमा गहमी माँ ने कभी देखी ही नहीं थी। सारा समय बाबू साहब किसी ना किसी के साथ यहां से वहां भागते दौड़ते ही रहते, पुलिस दरोगा घेरे ही रहते। अब उनसे पूछने बोलने का टाइम किधर। माँ हफ्ते 4 दिन पर डरते सहमते बीबी जी से पूछने लगी। बीबी जी उसके 2-4 दिन बाद बाबू साहब से पूछती, फिर माँ को बताती, कुछ दिन और लगेंगे। और उसके बाद तो बाबूजी और बीबी जी एकाएक जो बाहर गए तो महीनों लौटे ही नहीं। अब उन लोगों से भी इस तरह की बात हर समय तो पूछी नहीं जा सकती ना। 2-4 जनों ने माँ के कानों में फुसफुसाया भैया जी कि बाबू साहब फुसलाते हैं, अब मटरू का बाप क्या लौटेगा, वहीं कहीं जेल में ही फांसी चढ़ गया होगा। माँ बीबी जी के सामने एक दिन रोई तो बाबू साहब फुफकार उठे, उससे पूछो कही किसने उससे ये बात। माँ किसका नाम बताए, किससे दुश्मनी मोल ले। जानती थी होगा कुछ नहीं, बस बाबू साहब उस आदमी को मार मार कर चमड़ी उधेड़ देंगे। बाबू साहब से ज्यादा सच कौन बोलेगा। उन्होंने कहा तो बहुत दूर के किसी जेल में है मेरा बाप, अब टाइम लगेगा ही। तब से कितने नौकर आए गए, पर हम दोनों की खुराकी चल ही रही है ना। अब यही देखिए, बीबी जी बाबूजी यहां अस्पताल तक आए। बीबी जी ने मुझसे बात भी की, समझाया कि सब संयोग है मटर हुआ, तू तो गिरा अपने से ही ना, कुंदन तो बच्चा ठहरा, खेल खेल में डाल ही हिला दिया, तूने बेवकूफी कर दी, डाल तो तुझे पकड़े ही रहना था ना। खैर तू ठीक हो जाएगा। यही तो मैं मां से कहता हूं भैया जी, पर वो समझे तब ना। वो तो जब कोई नहीं होता तब मेरी आंखों पर हथेलियां फिर डहक डहक कर रोने लगती है। मैंने उसे समझाया कि एक से भी उतना ही देख सकते हैं जितना दूसरी से, और पैर के लिए डॉक्टर लोगों ने कहा है ना कि हड्डी जुड़ जाएगी, और मैं एक पैर से मचक मचक कर आराम से जिंदगी बसर कर सकता हूं। लेकिन मां को जैसे ये सब बातें समझ में ही नहीं आती। बीबी जी भी कितना ख्याल रखती है मेरा। उस दिन थर्मस में दूध और पाव रोटी लाई थी मेरे लिए, निकाल कर मुझे देने लगी तो मैं तो भौचक्का हुआ बोड़म सा उन्हें देखता ही रह गया। लेकिन तब तक तो फोटोग्राफर ने फटाक से फोटो खींच ली और मुझसे बोला, अरे जानता क्या है बोड़म, तेरी फोटो शहर के अखबार में छपेगी। मैं और माई दोनों निहाल हो गए। बाबू साहब भी लंगड़दीन कहकर मुझसे प्यार से बोलते हैं, क्यों बे लंगड़दीन, खूब मजे में कट रही है ना, तोड़ ले नरम बिस्तर। हाँ, फिर साथ आए अपने बहनोई से हंसते हुए कहते हैं, भगवान जो करता है अच्छा ही करता है। अब ये देखो, अपंग वर्ष है ना, तो हमें घर बैठे ही अपंग सेवा का संयोग बिठा दिया इस जमूड़े की टांग तोड़कर। और हो कर कर हंसने लगे। बाबू साहब को हंसता देखकर मैं और माई भी खुश होकर हंसने लगे। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई भैया जी, मेरा जामुन के पेड़ से गिरना बाबू साहब के लिए कौन सा संयोग जुटा गया। वो तो उस दिन खेल खेल में ही कुन्नू बाबू बिना बात पर उखड़ पड़े, बोले, जा हट, आज मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा, भागता है यहां से या गेट आउट। मैं खिसिया गया, डरा भी। माई का डर, क्योंकि कुन्नू बाबू बोले थे, समझता क्या है, आज तुझे और तेरी माई दोनों को निकाल कर बाहर करवाता हूं। इसी से खिसियाकर उन्हें हंस हंस कर मनाने लगा। अपनी सफाई भी देने लगा कि मैं क्या करता कुन्नू बाबू, इतनी संभाल कर तो मारी थी, पर जाने कैसे गेंद तुम्हारे बल्ले को छुए बिना ही निकल गई। शट अप। कुन्नू बाबू अब अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, तो उनके अंग्रेजी में गाली बकते ही बाबू साहब बीबी जी खूब खुश होकर हंसते हैं, मैं भी।
हालांकि गाली मुझे ही बकते हैं। तो कुन्नू बाबू किसी तरह मान गए, लेकिन ऐंठ कर बोले, अच्छा चल, लेकिन क्रिकेट नहीं खेलते, उधर बगीची में चलते हैं। मैं खुश होकर विकेट बल्ला समेत फौरन पीछे हो लिया। बगीची में पहुंचकर बोले, चल जामुन के पेड़ पर चढ़ जा और देखकर पक्की पक्की जामुन फेंक नीचे। मैं बेहद खुश जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन पक्की जामुन थी ही कितनी, मुश्किल से 2-4। बहुत ढूंढी तो 1-2 और मिली, उन्हें फेंक दिया। कुन्नू बाबू अब और जामुन तो नहीं है। कुन्नू बाबू फिर खींचने लगे। तभी उन्होंने नीचे से देखा, वो देख मटरुआ, ऊंची वाली डाल पर 3-4 एक साथ पकी हैं, जा तोड़ ला। मैंने एक बार उस ऊंची पतली डाल को देखा, फिर सहम कर कहा, कुन्नू बाबू मुझे डर लगता है। अबे ब्लडी फूल, तोड़ कर लाता है कि नहीं? कुन्नू बाबू पैर पटक कर चिल्लाए। लाता हूं, मैं खिसियाकर बोला। तो चढ़ बकर बकर, मेरा मुंह क्या देख रहा है? मैं किसी तरह ऊंची वाली डाल पर पहुंचने की कोशिश करने लगा। कुन्नू बाबू को मेरा डरा सहमा हुआ चेहरा देखकर बड़ा मजा आ रहा था। शाबाश, चढ़ जा, जामुन नहीं तोड़ी तो तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। किसी तरह हिलते कांपते मैंने डाल पकड़ी और जामुन तोड़कर नीचे फेंकी, लेकिन उतरने के लिए जैसे ही एक पैर नीचे उठाया कि कुन्नू बाबू को जाने क्या सूझी, उन्होंने नीचे वाली डाल जोर से हिला दी। मैं इस सबसे पूरी तरह बेखबर, संभलते संभलते ही जोर से चीख मारकर झाड़ के नीचे बजरी पर आ गिरा। बस उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम भैया जी। आंखें खुली तो यहां अस्पताल में माई पगली की तरह रोई जा रही थी। गलती हो गई भैया जी, होशियार रहना था। आखिर कुन्नू बाबू के साथ खेलना हंसी खेल थोड़ी है। बालक ही तो ठहरे कुन्नू बाबू। बाबू साहब कल ही तो आए थे बीवी जी के साथ, मेरे लिए एक सेब लाए थे। सेब भैया जी, उनकी भी मुझे सेब देते हुए फोटो खींची। माई को भी उन लोगों ने लुगरी फुगरी पहने पीछे खड़ा कर लिया और मुस्कुराने को कहा। बाद में सब लोगों के बीच में कुन्नू बाबू मचक मचक कर लंगड़ा कर बताने लगे कि अब मटरुआ अस्पताल से छूटने के बाद कैसे चलेगा। उसकी नकल देखकर बाबू साहब और उनके साथ के सब लोग हो कर खूब हंसे। डॉक्टर और मरीज भी, सब लोग, मैं भी, माँ भी। लेकिन सबके जाने के बाद मैंने देखा कि माँ तो हथेलियों के बीच लुगरी के छोर से चेहरा ढांपे हिलक हिलक कर रोए जा रही थी, और मैं समझता था वो भी सबके साथ हंस रही है। आज की कहानी आपको कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर लिखिएगा, साथ ही सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके फैमिली और फ्रेंड्स में आप जैसे ही कहानियों के शौकीन कदरदान और हैं, उन्हें ये कहानी व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कहानी, लेख या कविता के साथ। तब तक अलविदा।